हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वैदिक शिक्षा के इस लेक्चर सीरीज में हम समझ रहे हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को बहुत ही संक्षेप में। और आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस से। 2009 का ये केस है, वीरन वर्सेस वीरावमाले का मामला। और ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध जो है कहीं ना कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 से है। 112 जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का 112, उसका संबंध है लेजिटिमेसी के प्रिजम्पशन के बारे में, धर्मजता की उपधारणा। धर्मजता मतलब क्या होता है, मैं समझा दूं कि कोई बच्चा जब पैदा होता है विवाह के दौरान, ड्यूरिंग मैरिज, तो वो जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ का पति उसका पिता है क्या? ध्यान से समझना, उसकी माता का पति उसका पिता है क्या? तो सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि हाँ, माता का पति ही पिता माना जाएगा। और यही है धर्मजता की उपधारणा, प्रिजम्पशन टू लेजिटिमेसी। मैं इसको ठीक से समझा भी दूं आपको। जैसे मान लेते हैं कि किसी का विवाह हुआ और विवाह के 2 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। ये मत पूछना कि 2 महीने के बाद कैसा हो जाएगा, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चा पैदा हो गया तो क्या उस महिला का पति जिससे 2 महीने के पहले उसकी शादी हुई है वही उसका पिता है? तो हमारा लॉ कहता है, ये उपधारणा की जाएगी, मान के चला जाएगा कि वही उसका पिता है। अब लेजिटिमेसी को चेक करने के लिए अगर कोर्ट ने किसी को डीएनए प्रोफाइलिंग का आदेश दे दिया है तो क्या वो आदेश उस व्यक्ति के आर्टिकल 21 के जो राइट्स हैं, उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और देह का अधिकार, उसके विरुद्ध है क्या? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट का आदेश देना पिता के जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटी किए गए मूल अधिकार हैं उसका उल्लंघन नहीं करता है। मां के विरुद्ध वाद कोई संस्थित नहीं किया गया था, निर्धारण करना था कि पिता उसका धर्मज पिता है या नहीं, और इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है, ऐसा डिसाइड किया। केस था वीरन बनाम वीरावमाले का मामला 2009 का। फिर एक केस हमारे पास में है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड दिया जाना संवैधानिक है और यह आर्टिकल 14, 19, 21 का उल्लंघन नहीं करता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला 1980 का मामला है, 1980 का। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो केस है उसका डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को हिंदी में कहते हैं आप विरले से विरला मामला। और कोर्ट ने इसमें यह कहा कि डेथ पनिशमेंट या मृत्युदंड केवल विरले से विरले मामलों में दिया जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होगा, इसके लिए फिर 1983 में एक जजमेंट आया था, माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये दोनों केस ही आपको जानना चाहिए। जो केस आपके सामने अगला दिखाई पड़ रहा है यह है डीएम नागराज बनाम कर्नाटक राज्य और 2012 का ये मामला है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 22 का जो खंड 5 है इसके अधीन कोई निरोध आदेश, मतलब अभिरक्षा आदेश जो अगर दिया गया है, उसके अनुमोदन के विरुद्ध जो निरुद्ध व्यक्ति है, जिसको कस्टडी में रखा गया है, उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन, जिसे आप रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, पर विचार करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है तथा निरोध आदेश के अनुमोदन के पूर्व इस पर विचार किए जाने के लिए किसी संवैधानिक आवश्यकता की अनुपस्थिति में इस पर निरोध आदेश के अनुमोदन के पश्चात विचार किया जा सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। फिर जो है दीना बनाम भारत संघ का मामला है, पहले इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका रिलेशन आर्टिकल 23 से भी है, जहां कोर्ट ने कहा कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का अधिकार है और उचित पारिश्रमिक दिए बिना कैदियों से काम करवाना ये बलात् श्रम मतलब बाउंडेड लेबर में आएगा और इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। फिर एक केस आपके सामने है विजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का मामला। तो विजोय इमैनुअल का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को यदि उसका धार्मिक विश्वास राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं देता है तो उसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर आपके सामने केस है, देखें, आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस कमिश्नर कोलकाता। इस मामले में आनंद मार्गियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर खतरनाक शस्त्रों और कपालों के साथ तांडव नृत्य करना उनके धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है, यह कहा गया, और लोक व्यवस्था के हित में उस पर रोक लगाई जा सकती है, यह भी कोर्ट ने स्पष्ट कहा। फिर एक केस है आपके सामने यज्ञ पुरुषदास जी बनाम मूलदास का मामला। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि सिखों के कृपाण धारण करने का अधिकार धार्मिक आचरण का आवश्यक तत्व है और वो इसे धारण कर सकते हैं। फिर केस आपके सामने है गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि 2 धार्मिक समुदायों के बीच विवाद को निपटाने के उद्देश्य से कब्रगाह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने के लिए दिया गया आदेश बिल्कुल ठीक है और लोक व्यवस्था के अनुरूप है, ऐसा किया जा सकता है।
फिर जो केस आपके सामने दिख रहा है वो है एमएच हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 21 के अधीन बंदियों के मूल अधिकार का भाग है और इन्हें प्रवर्तित कराना न्यायालय का परम कर्तव्य है। फिर आप केस देखें, आपके सामने है रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक नीति निर्देशक तत्व है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निश्चित ही यह एक संवैधानिक लक्ष्य है और यदि राज्य इन मामलों में भेद करता है तो न्यायालय उसको पालन करवाने के लिए आर्टिकल 32 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट इस बात को कहा। फिर आप केस देखें, आपके सामने है केशवानंद भारती का मामला। बहुत रिनाउंड केस है, इस बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत संक्षेप में समझाऊं तो इस मामले में जो 29वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके तहत जोड़ा गया अनुच्छेद 31G 31C, इसको संवैधानिक घोषित कर दिया गया और इस बाद में यह भी कहा गया कि मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। केशवानंद भारती के मामले में बहुत सारी बातें आई थी, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस में आया था, तो वो केशवानंद भारती का केस है। लेकिन और अनुच्छेदों से जैसे इसका संबंध है वैसा वैसा मैं आपको ये केस बार बार बताता रहूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ भी इसको याद करते रहें। जो अगला केस आपके सामने है ये 1999 का केस है, सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में न्यायालय ने आर्टिकल 44 के तहत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाने की सिफारिश की है और न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह राय भी दिया है कि वह इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएं। तो 1999 का ये केस है और अभी 2020 चल रहा है। अगला जो केस आपके सामने है डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस मामले में निर्णित हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पर आपत्ति करने वाली कोई भी याचिका केवल उस चुनाव के पूरे होने के बाद ही स्वीकार की जाएगी, उसके पहले स्वीकार नहीं की जा सकती। अगला केस आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो है केहर सिंह बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 72 जो आर्टिकल 72 है भारतीय संविधान का, जो राष्ट्रपति को शक्ति देता है क्षमा प्रदान करने के लिए, राइट टू पार्डन, तो इसके में ये कहा गया कि आर्टिकल 72 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और वह मामले के मेरिट्स पर विचार कर सकता है, चाहे न्यायालय का निर्णय जो कुछ भी हो। एक केस आपके सामने है 2006 का ईशुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण ये केस है, इसको अंडरलाइन कर लें। तो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों को नटशेल में। मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चला गया, इस कारण कि आपको बहुत कम समय में रिवीजन का मौका मिले। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो आराम से पॉज करके धीरे धीरे लिखते जाइए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अगर आप संविधान को समझना चाहते हैं तो ये केसेस बहुत ही काम के हैं, क्योंकि ये एक एक बात को स्पष्ट करते हैं। तो जुड़े रहिए इस लेक्चर सीरीज से और समझते रहिए भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों को बहुत कम शब्दों में। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।